मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सके। आज मैं बात करना चाहता हूं कि अगर हम यूरिया को डीएपी और एमओपी के साथ मिला के देते हैं तो उसका क्या रिएक्शन होता है, फसल पर उसका क्या प्रभाव आता है। देखिए, तीनों ही खाद बड़ी कॉमन है और जो हर फसल की बुआई के समय दी जाती हैं। अगर हम इनको आपस में मिलाते हैं तो क्या ये रिएक्शन करेंगी या नहीं करेंगी, और जब हम इसको देंगे खेत में तो फसल पर इसका क्या प्रभाव आएगा। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि हम खादों को अगर मिलाकर दे सकते हैं और कोई रिएक्शन ना हो रहा हो तो ये एक अच्छी सिचुएशन होती है, क्योंकि हमारा बार बार खाद डालने का खर्चा बच जाता है। हम उन खादों को नहीं मिलाना चाहिए, उन उर्वरकों को ना मिलाएं जो आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके ऐसे कंपाउंड्स बना देते हैं जो पानी में घुलते नहीं है या पौधों को उपलब्ध नहीं होते, जैसे जिंक और फास्फोरस। अगर जिंक वाली खाद को हम फास्फोरस वाली खाद से मिलाएंगे तो जिंक और फास्फोरस आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, जिस कारण से दोनों की घुलनशीलता कम हो जाती है और पौधों की जड़ों को उपलब्ध नहीं हो पाता। इससे ना तो जिंक पौधों को मिल पाता है, ना ही फास्फोरस। तो इसी बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, कहीं कोई खाद कोई केमिकल रिएक्शंस तो नहीं कर रही है। तो इस बात को हम समझते हैं कि यूरिया क्या बनाता है, डीएपी क्या बनाता है और एमओपी क्या बनाता है। देखिए, अगर हम यूरिया को लें तो मिट्टी में जाकर के ये पानी में घुल करके अमोनियम बनाएगा, और अगर हम डीएपी खाद लेते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट लेते हैं, तो ये अमोनियम बनाएगा प्लस HPO4 माइनस बनाएगा, या H2PO4 ये डबल माइनस होता है, ये सिंगल माइनस बनाएगा। और जब एमओपी हम लेते हैं तो एमओपी पानी में घुलकर पोटेशियम बनाता है और क्लोराइड बनाता है। तो जो म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है उसमें दो तत्व होते हैं, पोटेशियम भी होता है, क्लोराइड भी होता है, और दोनों ही एसेंशियल तत्व हैं। अब ये क्या करेंगे, जब इनको मिक्स कर दिया और मिट्टी में डाल रहे हैं, क्योंकि हमने इसका मिक्सचर बनाया है तो आपस में रिएक्शन करेंगे। अमोनियम से अमोनियम का रिएक्शन होगा नहीं, अमोनियम फिर जब फास्फेट से रिएक्शन बनाएगा फिर पानी में घुल जाएगा। इसी तरह से प्लस प्लस वालों के रिएक्शन नहीं होते, माइनस माइनस वालों के रिएक्शन नहीं होते, प्लस और माइनस का रिएक्शन होता है। तो इसका मतलब अमोनियम अगर फास्फोरस से रिएक्शन करेगा तो ये घुलनशीलता इसकी बनी रहेगी, इसका कोई असर नहीं आएगा। इसी तरह से पोटेशियम जब फास्फोरस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये भी घुल जाएगा, ये भी टूट जाएगा, ऐसी कोई चीज नहीं बनाएगा जो पानी में ना घुले। तो हम देखते हैं कि अमोनियम फास्फेट के साथ रिएक्शन करता है, ये पानी में घुलनशील है। पोटेशियम फास्फेट के साथ रिएक्शन करता है, ये भी पानी में घुलनशील है। तो इनके रिएक्शन करने से उनकी उपलब्धता पर या घुलनशीलता पर कोई असर नहीं आएगा। अब देखते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये पानी में टूट जाएगा, घुलनशील है। इसी तरह से अमोनियम फिर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये भी पानी में टूट जाता है, घुलनशील है। इसका मतलब कि अगर ये सब आपस में रिएक्शन करेंगे तो भी ऐसे ही कंपाउंड्स बनेंगे जो पानी में घुलनशील हैं, पानी में टूट जाते हैं और मिट्टी के अंदर फिर ये इसी रूप में रहेंगे। तो मिट्टी के अंदर भी जाकर के पानी के साथ ये इसी रूप में रहेंगे और ये सारे के सारे जो है जड़ों द्वारा इनका अवशोषण हो जाएगा। इसलिए अगर हम यूरिया के साथ डीएपी मिला दें और उसके साथ एमओपी मिला दें और उसको हम फिर बिखेर करके दें तो कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं होगा जो पौधों को उपलब्ध ना हो या कोई हानिकारक चीज बने। जो भी बनेगा सब घुलनशील होगा। अब कोई जब चीज घुलनशील होती है तो अपने पार्ट्स में टूट जाती है। जैसे एमओपी घुलनशील है तो वो पोटेशियम क्लोराइड में टूट जाएगी, अलग अलग हो जाएगी और पौधों की जड़ें लेंगी, इसी रूप में लेंगी। तो जो पौधों की जड़ें जो लेती हैं वो आयन के रूप में लेती हैं, नाइट्रोजन को वो अमोनियम या नाइट्रेट के रूप में लेती हैं, फास्फोरस को वो इसी रूप में लेती हैं, पोटेशियम को वो के प्लस में लेती हैं, क्लोराइड को इसी रूप में लेती हैं। तो ये रूप बना रहेगा, ये रूप बिगड़ेगा नहीं। बस मिट्टी के अंदर मॉइस्चर होना चाहिए, पानी होना चाहिए, नमी होना चाहिए ताकि ये घुल सके। तो इसका मतलब अगर हम तीनों को मिला करके देते हैं तो तीनों की उर्वरकों की घुलनशीलता बनी रहेगी और पौधों को उपलब्ध होगा। समस्या एक ये आ सकती है कि आपने इन तीनों को मिलाया और इसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, तो यूरिया क्या कर लेता है, नमी अवशोषित कर लेता है। आपने मिक्सचर बना के रख दिया तो नमी आ जाएगी और नमी आने की वजह से इसमें ढेले बन सकते हैं। तो मोटे मोटे ढेले हो जाएंगे या इनके खाद के जो दाने हैं वो आपस में जुड़ सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप इन खादों को मिलाएं तो यूरिया हमारी बहुत सूखी होनी चाहिए या हम उसको मिला करके ना रखें, कोई इस तरह का मॉइस्चर ना हो, कोई नमी ना हो कि ये आपस में ढेले बना दे। अगर आप यूरिया को मिला करके छोड़ देते हैं तो नमी आ सकती है और ये नमी होने के बाद फिर खाद के ढेले बन जाएंगे और वो उसमें फिर आपको समस्या आएगी। तो बस इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि
आप इसको मिला करके तुरंत इसका छिड़काव करें, इसको रखें नहीं, या यूरिया गीली नहीं होनी चाहिए। अगर यूरिया गीली हो गई है, जो उसमें नमी आने की संभावना है, तो फिर ये खाद के ढेले बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है। हालांकि रिएक्शंस उसमें यही होंगे, लेकिन जब ढेला बड़ा हो जाएगा, कण आपस जुड़ेंगे, तो कहीं खाद ज्यादा गिरेगी, कहीं खाद कम गिरेगी, तो समान रूप से उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, हम खेत में समान रूप से वो खाद नहीं डाल पाएंगे ढेले बनने से, तो ये समस्या आ जाएगी। तो इसलिए आपको ये खाद सूखी होनी चाहिए और मिलाएं और इसको तुरंत डालें। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो आपने मिश्रण बनाया है खाद का डालना है, ये बुआई के समय ही डालना है आपको, खड़ी फसल में नहीं डालना है, क्योंकि खड़ी फसल में आप डालेंगे तो उसमें फास्फोरस और पोटेशियम की उपलब्धता नहीं हो पाती है। खड़ी फसल में डालेंगे, मिट्टी के ऊपर रहेगा, तो अमोनियम और क्लोराइड तो पानी में घुल के नीचे चले जाएंगे, लेकिन फास्फोरस और पोटेशियम बहुत कम चल पाते हैं। फास्फोरस तो बहुत कम चलता है, पोटेशियम थोड़ा बहुत चल लेता है, तो उससे फास्फोरस और पोटेशियम की उपलब्धता कम हो जाएगी। इसलिए ये जो खाद आपको डालनी है बुआई के समय डालनी है, और खेत के अंदर अच्छी नमी होनी चाहिए। अगर किसी कारण से आप ये खाद नहीं डाल पाए हैं बुआई में, या फास्फोरस की खाद नहीं डाल पाए हैं, या पोटेशियम की खाद आप नहीं डाल पाए हैं, और पहली सिंचाई के समय आप डालना चाह रहे हैं, तो इसको डाल करके सिंचाई आप कीजिए, ताकि ये पानी जड़ तक पहुंचे, और ये पानी में थोड़ा बहुत घुल करके फास्फोरस पोटेशियम पहुंच जाएगा, क्योंकि उस समय तक जड़ें ज्यादा नीचे तक नहीं गई होंगी, तो ये थोड़ा सा फास्फोरस मिल जाएगा और पोटेशियम मिलने की संभावना बनी रहेगी। तो वैसे तो हमें बुआई के समय डालना चाहिए। अगर किसी कारणवश ये खाद छूट गई है, आपकी बुआई के समय नहीं दे पाए हैं, तो आपको यही प्रयास करना है। इसको आपको ऐसे समझिए कि जड़ें हमारी ये यहाँ पे हैं, ऊपर ये हैं, अभी 8-10 सेंटीमीटर पे हैं, ये हमारी पौध उग गई है, खाद आपने यहाँ डाली है ऊपर, तो ये पानी के साथ घुल करके नीचे जानी चाहिए। तब इसमें क्या होगा, अमोनियम तो बहुत जल्दी घुल के चला जाता है नीचे, फास्फोरस बहुत कम जाता है, और पोटेशियम थोड़ा बहुत चल लेता है। तो इसका मतलब यह है कि आपको सिंचाई करनी पड़ेगी ताकि ये नीचे तक पहुंचे। तो इस तरह से आप देंगे मिक्सचर बना के, तो आप दे सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। बस इन खादों को मिलाते समय ध्यान रखें कि नमी ना हो, और इस मिश्रण को ना रखें। ऐसा ना करें कि आपने सुबह मिक्सचर बना दिया और शाम को खाद डालने जा रहे हैं, तो उसमें ढेले बन सकते हैं, फिर उसके छिड़काव में समस्या आएगी और पौधे को समान रूप से खाद नहीं मिल पाएगी। जब आप मिक्सचर बनाए तो अच्छे ढंग से इसका मिक्सचर बना लीजिए, ताकि जब आप खेत में डालें तो समान रूप से ये पड़े, हर पौधे को समान रूप से खाद मिले, नाइट्रोजन मिल जाए, फास्फोरस भी मिल जाए और पोटेशियम भी मिल जाए। ऐसा ना हो कि ऊपर यूरिया ज्यादा है या डीएपी ऊपर ज्यादा है, या नीचे डीएपी ज्यादा मिक्सचर में रह गई, तो ऊपर की खाद में तो नाइट्रोजन मिल जाएगा, जब बाद में जो खाद पड़ेगी उसमें केवल डीएपी जाएगा। ऐसा ना हो, मिक्सचर समान रूप से बनाए, ताकि जब आप डालें तो पूरे खेत में समान रूप से जाए और जड़ों को समान रूप से मिले, जिससे कि फसल अच्छी हो। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।